अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एंड दिस इज़ आवर न्यू लेक्चर फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग। और आज हम टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड पढ़ेंगे। ये काम आप मैट्रिक में भी कर चुके हैं, लेकिन इसको दोबारा से हम एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लिव्स केमिकल बॉन्डिंग मॉडल। तो देखें स्टूडेंट, हमारे पास जो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड हैं जो आपके सिलेबस में मौजूद हैं, उसमें सबसे पहले हमारे पास है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्यों कहते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक भी यही है, आयोनिक बॉन्ड। नंबर 2 हमारे पास होगा कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और नंबर 3 पे हमारे पास होगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। सो इन तीन बॉन्ड्स को हम एक एक करके स्टडी करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो अब हम पहले इसको देख लेते हैं कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। आयोनिक बॉन्ड, देखो आयोनिक वर्ड आयन से निकला है। इसका मतलब इस बॉन्ड में जो एटम इन्वॉल्व होंगे वो आयोनाइज्ड फॉर्म में होंगे, या तो वो पॉजिटिव आयन में होंगे या फिर वो नेगेटिव आयन में होंगे। स्टूडेंट एक बात आपने याद रखनी है, इसकी डेफिनेशन अभी मैं लिखूंगा। सबसे पहले जो हमारे पास केटायन होता है, केटायन उस पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। और दूसरे नंबर पे हमारे पास एनायन होता है जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब केटायन इस बॉन्ड के लिए ऐसा होना चाहिए जिसकी लो आयोनाइजेशन एनर्जी हो। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, केटायन की लो आयोनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए, केटायन विद लो आयोनाइजेशन एनर्जी, और एनायन विद हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू। अब इस बात को आपने गौर से समझ लेना है। देखें हमारे पास केटायन ऐसा होना चाहिए जो लो आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू रखता हो, मतलब जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज़्यादा आसान हो, ठीक हो गया, आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता हो और पॉजिटिव आयन बन सकता हो। और एनायन इस बॉन्ड बनाने के लिए ऐसा होना चाहिए जो आराम से आसानी से इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता हो, यानी उसकी हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू हो। तो जब हम केटायन और एनायन के दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं, आई रिपीट इट अगेन, जब हम केटायन और एनायन के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, तो ऐसे बॉन्ड को फिर हम क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड। तो अब हम इसकी स्टेटमेंट लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हुई द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन केटायन कैसा होना चाहिए? लो आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक हो गया, एंड एनायन हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन केटायन जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होनी चाहिए, एंड एनायन जिसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए, इज कॉल्ड आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब इलेक्ट्रोवैलेंट क्यों कहते हैं? इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रॉन से निकला है, इलेक्ट्रॉन से निकला है, और वैलेंट निकला है वैलेंस शेल से, वैलेंस शेल। सो चूंकि इस बॉन्ड में आपके पास इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वैलेंस शेल के, वैसे तो सारे बॉन्ड्स में वैलेंस शेल ही के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें जो इलेक्ट्रो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रॉन, मतलब ये दोनों का सम है। यहां पे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कह सकते हो इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन की है, तो इसलिए इस बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसकी स्टेटमेंट है, और इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिनमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। एग्जांपल्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सबसे कॉमन एग्जांपल टेबल सॉल्ट है, खाने वाला नमक जो होता है NaCl। तो
उसके बाद अगर हम KCl पोटेशियम क्लोराइड की बात करें, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट की बात कर लेते हैं, ठीक हो गया। कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स, इनमें आयोनिक बॉन्ड पाया जाता है। मैं आपको बता भी देता हूँ, जो नाइट्रेट्स हैं उनमें NO3 नेगेटिव होता है, जो कार्बोनेट्स हैं उनमें CO3-2 होता है, ठीक है। कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स ये दो जो कंपाउंड है जहाँ पे भी आएंगे इसका मतलब वहाँ पे आयनिक बॉन्ड मौजूद होगा, तो नॉर्मली ऐसा देखने में आता है। तो इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास, KCl है, KBr है, ठीक है, NaF है, सोडियम फ्लोराइड है। इसके बाद हमारे पास CaCl2 है, CaCO3 है, ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास स्ट्रोंशियम, चलो ये थोड़ी नीचे चली जाएगी एग्जांपल, हम इजी वाली एग्जांपल्स यहाँ पे ले लेते हैं। सोडियम नाइट्रेट ले लेता हूँ मैं, NaNO3, ठीक हो गया। और हम ले लेते हैं Na2CO3, ये सारी सोडियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, तो ये सारी एग्जांपल्स हमारे पास आयोनिक बॉन्ड की हैं। आयोनिक बॉन्ड नॉर्मली किन एलिमेंट्स के दरमियान पाया जाता है ये भी मैं आपको जस्टिफाई करके बता देता हूँ। अगर हम सिर्फ नॉर्मल एलिमेंट्स की बात करें, नॉर्मल एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल के नॉर्मल एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो उनमें हमारे पास ओनली ए ग्रुप के एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, सब ग्रुप बी के एलिमेंट्स उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, इनको हम टिपिकल एलिमेंट्स कहते हैं। बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है। फर्स्ट ए ग्रुप में हाइड्रोजन को छोड़ के लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, वो मैं नहीं लिख रहा, बस मैंने 4 लिख दिए। सेकंड ए की अगर हम बात कर लें, सेकंड ए ग्रुप की, जिसमें सबसे पहले बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, और इसके बाद यहाँ पे कैल्शियम और यहाँ पे स्ट्रोंशियम। तो इससे नेक्स्ट भी मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है। और अगर हम बात करें हमारे 5th ए या 6th ए से, चलो हम शुरू कर लेते हैं। 6th ए जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन है, सल्फर है, ठीक है, पहले 2 ही मैंने लिखे हैं। 7th ए में हमारे पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन भी होती है, वो भी चलो लिख लें ये। तो स्टूडेंट्स ये वाले आपके पास अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाते हैं, इनको हम मेटल्स बोलते हैं। दीज आर मेटल्स, दीज एलिमेंट्स आर मेटल्स। और ये जो एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। तो नॉर्मली जो आयोनिक बॉन्ड देखने में आता है वो मेटल्स फर्स्ट ए या सेकेंड ए ग्रुप की, और इनका बॉन्ड नॉन मेटल्स जो कि 6th ए और 7th ए ग्रुप की होती हैं उनमें नॉर्मली देखने में आता है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे आपने स्टूडेंट ये याद रखना। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज करो मैं सोडियम और ऑक्सीजन की बात कर लेता हूँ यहाँ पे। अब सोडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है स्टूडेंट वो +1 होती है। सोडियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ऑक्सीजन के आखिरी शेल में वैसे तो टोटल जो होते हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन उनमें से 2 नॉर्मली ये यूज़ करता है और इसकी -2 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जब हम आयोनिक बॉन्ड लिखते हैं, ये कैटायन की ऑक्सीडेशन स्टेट को हम एनायन के नीचे और एनायन की ऑक्सीडेशन स्टेट को हम कैटायन के नीचे लिखते हैं। तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो सोडियम के नीचे 2 आएगा ना, नेगेटिव या पॉजिटिव हम नहीं लिखते, और 1 जो है वो ऑक्सीजन के नीचे आ जाएगा, तो Na2O। ये कौन सा बॉन्ड हुआ, आयोनिक बॉन्ड हुआ, ठीक हो गया। तो आयोनिक बॉन्ड ये भी है। ये एग्जांपल्स मैंने ली हुई हैं, उनके अलावा मैंने आपको समझा दिया कि इस तरह भी हो सकते हैं। सपोज करें यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूँ। सपोज करें यहाँ पे Ca और यहाँ पे Cl। तो देखें कैल्शियम सेकंड ग्रुप से लाई करता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, ओके स्टूडेंट। और जो क्लोरीन है वो 7th ग्रुप से लाई करता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। तो इस 2 को हम इस क्लोरीन के नीचे और इस 1 को हम कैल्शियम के नीचे लिखेंगे तो हमारे पास जो कंपाउंड बन के आएगा वो आएगा CaCl2। तो मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये देखें। तो ऐसे सारे कंपाउंड्स को हम आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं जिनमें कैटायन और एनायन के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। कैटायन ऐसा होता है जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है और एनायन ऐसा होता है जिसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई होती है। जिस तरह देखें ये यहाँ पे कैटायन है, सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम है, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। क्लोरीन एनायन है, इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। सिमिलरली ये कैटायन, ये एनायन, ये कैटायन, ये एनायन, ठीक हो गया। कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, ठीक, कैटायन एनायन। तो यहाँ पे कैल्शियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, वो मैं इस तरह यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो बहरहाल
आपको यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि जो आयोनिक बॉन्ड होता है वो मेटल और नॉन मेटल्स का नॉर्मली बॉन्ड होता है, और इसमें कैटायन और एनायन के दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है। इसकी मजीद जो जस्टिफिकेशन है उसको हम सीख लेते हैं कि ये आयोनिक बॉन्ड जो है वो लिवस के मॉडल के मुताबिक हम किस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे, और वो एग्जाम्पल हमारे पास है KCl की। आपकी बुक में जो एग्जाम्पल मैंशन की गई है वो कौन सी है? KCl पोटेशियम क्लोराइड की। तो हम KCl की फॉर्मेशन को देखते हैं कि किस तरह से होती है। तो KCl में हमारे पास जो कैटायन है वो K पॉजिटिव है, यानी पोटेशियम आयन। पोटेशियम अगर गैसेस एटम हो और इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो स्टूडेंट बताएं ये इलेक्ट्रॉन निकालने वाली एनर्जी का क्या नाम था? यस, एब्सोल्युटली राइट, उसका नाम था आयोनाइजेशन एनर्जी। ये ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो आयोनाइजेशन एनर्जी है पोटेशियम की इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वो है +419 किलो जूल्स पर मोल। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसेस एटम टू फॉर्म अ कैटायन इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। ये हम प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19। कॉन्फ़िगरेशन नियॉन तक 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास होती है 3s2 और सॉरी इसमें हम यहाँ पे ना आर्गन लिख लेते हैं। आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन तक पूरे हो जाएंगे। तो उसके बाद हाँ जी, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 4s1। तो इसके s में देखें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। मैं आपको इसको सिंपली एक्सप्लेन करने की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, क्योंकि वो 5वें चैप्टर में हम छोड़ रहे हैं। आपने याद रखना है स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, ठीक है, 2 दफ़ा स्कूल स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल, फिर हमने बोलना है DPS, फिर बोलना है DPS। तो अब आपने क्या करना है, पहले S को नंबरिंग दे देनी है। तो ये 1s है, ये 2s, ये 3s, ये 4s, ये हमारे पास 5s। इसी तरह ये हमारे पास P 2 से स्टार्ट होता है 2P, ये हमारे पास 3P और ये हमारे पास 4P। एक S को मैं छोड़ गया हूँ यहाँ पे, ये 5s था तो ये 6s है। तो अगर हम पहले आपने S को नंबर दे देने हैं 1 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद P को 2 से स्टार्ट करना है। उसके बाद जो 2P, ये 3P था, सॉरी ये P को भी मैं छोड़ गया हूँ, यहाँ पे 4P और ये 5P होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप D जब स्टार्ट करोगे तो आपने 3 से स्टार्ट करना है, 3D 4D एंड सो ऑन। तो देखो सबसे पहले इसका 19 एटॉमिक नंबर है, तो इसमें 19 इलेक्ट्रॉन है। पहले में 2 आ जाएंगे, फिर 2, फिर P में 6 होते हैं, फिर 2, ठीक हो गया, फिर 6, यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं और ये आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता वो देख लें, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस आर्गन। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। उससे नेक्स्ट आना था 4s, और चूंकि 19 इलेक्ट्रॉन है 18, तो यहाँ तक तो 4s में 1 इलेक्ट्रॉन बचा। तो देखें, अगर पोटेशियम ने अपने आप को स्टेबल बनाना है लाइक आर्गन, सो इट मस्ट लूज इट्स 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म K पॉजिटिव, विच इज वेरी इक्वल टू दैट ऑफ आर्गन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो पोटेशियम यही करेगा, पोटेशियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके यहाँ पे K पॉजिटिव बना देगा। तो हमारे पास जो K पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पे होगी आर्गन के बराबर, यानी वही कॉन्फ़िगरेशन K पॉजिटिव की है जो किसकी है, आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसको जब हम लिखते हैं तो इस तरह बड़ी ब्रैकेट्स में लिखते हैं, यानी K पॉजिटिव की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बिल्कुल वही है जो आर्गन की ये वाली कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन में गैसेस एटम के अंदर जब 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ले लेगी तो Cl नेगेटिव बन जाएगा, और इसमें जो एनर्जी खारिज होगी उसको हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं, और ये सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है 349 किलो जूल्स पर मोल। ओके, अब इस चीज़ को ध्यान से आपने देखना है। देखें, जो हमारे पास क्लोरीन Cl ये है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है नियॉन के बाद, नियॉन यहाँ तक बन जाती है, यहाँ तक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन की बनती है। तो नियॉन के बाद ये होती है 3s2 और आगे हमारे पास 3p5। तो देखें, P में अगर 1 इलेक्ट्रॉन और होता तो ये बिल्कुल आर्गन के जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाती। तो यही वजह थी इसने 1 इलेक्ट्रॉन इनटेक किया
और इसकी ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन अब बनेगी Cl नेगेटिव की, ये बिल्कुल कैसी होगी, जैसी आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पे हुआ ये, तो पोटेशियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, इन वेरी सिंपल वर्ड्स, वो उसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है किसको, क्लोरीन को, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम था, टू अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच इज आर्गन गैस। ठीक हो गया। तो इस तरह पोटेशियम ने इलेक्ट्रॉन लूज करके आर्गन के जैसी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन की है, और क्लोरीन ने वही इलेक्ट्रॉन लेकर आर्गन के जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन की है। अब यहाँ पे जो बेसिकली एनर्जेटिक्स है, यानी एनर्जी की जो चेंज आई है यहाँ पे, वो हम चेक कर लेते हैं। देखें, दो एनर्जीज हैं यहाँ पे। एक एनर्जी वो है जो एब्जॉर्ब हुई है, सही हो गया, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वो इतनी थी, और वे एक वो एनर्जी है जो यहाँ से एमिट हुई है जब हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया एटम के अंदर। तो अगर हम इन दो एनर्जीज का डिफरेंस निकालें, 419 ये प्लस में थी, -349, तो वी विल गोट द आंसर राउंड अबाउट 70 किलो जॉल्स पर मोल। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बात शायद आसानी से समझ नहीं आती, मेरी कोशिश होगी कि ये आपको समझ आ जाए। देखें, हमने जो एनर्जी दी यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वो इतनी थी, और जो हमें मिली वो इतनी थी, जो एमिट फॉर्म में हमें मिली। तो जब हम एनर्जी का डिफरेंस देखते हैं तो वो 70 यानी 70 किलो जॉल्स पर मोल है। तो इसका मतलब इतनी एनर्जी KCl के बनने में एब्जॉर्ब होनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी। ठीक हो गया। जो हमारी कैलकुलेशन है वो हमें ये बताती है कि इतनी एनर्जी जो थी वो KCl बनने में एब्जॉर्ब होनी चाहिए थी। लेकिन जब हम एक्चुअली इसकी फॉर्मेशन देखते हैं ना स्टूडेंट्स, तो कुछ इस तरह से होता है। देखिएगा ज़रा गौर से, ये K पॉजिटिव गैसेस आयन है, इसी तरह प्लस Cl नेगेटिव गैसेस आयन है। तो जब ये फॉर्म होके 1 मोल आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं तो इसमें जो एनर्जी खारिज होती है ना वो -690 किलो जॉल्स पर मोल है। इतनी एनर्जी खारिज हुई है। हालांकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी अगर KCl के बॉन्ड ने फॉर्म होना है, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे पास ये एनर्जी कितनी आती है, 690 किलो जॉल्स पर मोल, जो कि रिलीज हुई है यहाँ से एनर्जी। इस एनर्जी का नाम होता है लेटेस्ट एनर्जी। ये हम चैप्टर नंबर 4 में इस दफ़ा नहीं पढ़ सके क्योंकि ये हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं था। तो लेटेस्ट एनर्जी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जब दो गैसेस आयंस मिल के 1 मोल आयोनिक सॉलिड बनाते हैं। सो दिस इज 1 मोल आयोनिक सॉलिड। ठीक हो गया। सो व्हेन two gaseous ions combine to form 1 mole of ionic solid, the amount of energy released is known as latest energy। तो हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे 70 किलो जॉल्स पर मोल एनर्जी कि हमें इतनी देनी पड़ेगी, लेकिन एक्चुअल में कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है, -690 किलो जॉल्स। दिस इज ड्यू टू दैट कि जब दो आयंस आपस में करीब आते हैं ना तो उनमें जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्ड होती है तो उनमें स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है, और जब स्टूडेंट स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है एनर्जी मिनिमम होती है। ये मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से। देखें, आपके पास जब गैसेस आयंस थे तो उनकी स्टेबिलिटी मिनिमम थी और उनकी एनर्जी मैक्सिमम थी। देखें, जो हमारे पास K पॉजिटिव आयन हैं गैसेस फॉर्म के अंदर और Cl नेगेटिव आयन हैं गैसेस फॉर्म के अंदर, इनकी एनर्जी थी मैक्सिमम क्योंकि ये अनस्टेबल थे। ठीक हुआ। तो जब ये बॉन्ड बना के क्या बने, KCl, ठीक है, ये सॉलिड होता है हमारे पास, तो अब इनकी एनर्जी मिनिमम होगी क्योंकि ये स्टेबल है। तो जो देखो ना, इतनी ज़्यादा एनर्जी से इतनी कम एनर्जी पे जब ये आए हैं तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो यहाँ से क्या हुई है, एमिट हुई है, जो यहाँ पे कितनी बनती है टोटल, 690 किलो जॉल्स पर मोल। तो यही वजह है ओवरऑल एनर्जी एमिट हुई है, हालांकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतनी एब्जॉर्ब होनी चाहिए। दिस इज ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक बॉन्ड व्हेन गैसेस आयंस कम क्लोज टू ईच अदर। ठीक हो गया। दे फॉर्म अ वेरी स्टेबल कंपाउंड KCl। इन दिस वे द हायर एनर्जी विच इज गोइंग टुवर्ड्स केटायंस एंड एनायंस वो कम होके किस तरफ आ जाती है, लोअर एनर्जी पे, क्योंकि पहले वो अनस्टेबल था, अब वो क्या है, स्टेबल हो गया है। तो आई होप के स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी वो यहाँ से एमिट हुई है। और भी इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप देख लो आपकी बुक में। अगर हम ऑक्सीजन की बात कर लें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2,
2s2 2p4 है हमारे पास। देखो 2 4 और ये 4 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो अगर इसके p में 6 इलेक्ट्रॉन होते तो ये बिल्कुल कॉन्फ़िगरेशन होती नियॉन के जैसी। ये देखें, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इनटेक करेगी ऑक्सीजन एटम गैसेस फॉर्म के अंदर, और इससे बनेगा O-2। तो अब ये जो बॉन्ड बनाएगी वो आयनिक बॉन्ड होगा। ये मैंने पहले भी आपको बता दिया, जैसे Na2O है, इसमें ऑक्सीजन की O-2 है, ठीक हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। कैल्शियम है, देखो कैल्शियम के पास इसका एटॉमिक नंबर 20 है, इसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। मतलब जैसे पोटेशियम के पास S में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा था ना, तो इसके S में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके C+2 बना देगी और प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन होगी ये भी स्टेबल होगी, ये भी स्टेबल होगी, ये नियॉन के जैसी स्टेबल है और ये आर्गन के जैसी स्टेबल है। तो ये भी आयनिक बॉन्ड बना सकते हैं, जो यहाँ पे मैंने लिखे भी थे मुख्तलिफ तरह के। आखिरी बात इस टॉपिक में, आयोनिक बॉन्ड कभी भी 100% जो है वो इलेक्ट्रॉन की डोनेशन से नहीं बनता। मैं आपको इलेबोरेट कर देता हूँ किस तरह से। देखें, सपोज करें अगर मैं आपसे NaCl की बात कर लेता हूँ, सोडियम क्लोराइड, तो नॉर्मली स्टूडेंट का ये ख्याल होता है जैसे NaCl है, इस पे प्लस चार्ज है और इस पे माइनस। इसमें नॉर्मली स्टूडेंट्स का ये ख्याल होता है कि इसका जो आखिरी एक इलेक्ट्रॉन था इसके पास 7 थे वैलेंस शेल में, तो शायद इसने ये अपना पूरा इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया है। तो स्टूडेंट ऐसा नहीं होता। NaCl का हम निकालते हैं आयोनिक करैक्टर। आयोनिक करैक्टर, दीज आर आवर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टडीज, जिसमें हम मुख्तलिफ तरह से आयोनिक करैक्टर को और कोवेलेंट करैक्टर को निकालते हैं, जिसमें परसेंटेज जो आयोनिक करैक्टर हमारे पास आता है ना, वो इसका आता है 72%। इसका मतलब यहाँ पे ये है, इस आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन में सोडियम ने अपना जो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट किया है वो 72% है। अभी भी सोडियम ने उस पर 28% जो है वो अपनी इन्फ्लुएंस रखी हुई है, मतलब मुकम्मल डोनेशन नहीं है। जो मैक्सिमम आयोनिक परसेंटेज करैक्टर है वो सीजियम फ्लोराइड का है, सीजियम फ्लोराइड का, ये 92% होता है। तो 92% से ज़्यादा डोनेशन इलेक्ट्रॉन की कभी भी एक एटम से दूसरे एटम तक नहीं हो सकती। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन की डोनेशन है ये परसेंटेज की हद तक है। अगर हम कहेंगे ना कि यहाँ पे आयोनिक करैक्टर 72% है, तो इसका मतलब जो 28% करैक्टर होगा वो यहाँ पे कैसा होगा, कोवलेंट होगा। लेकिन चूंकि 50% से ज्यादा आयोनिक है तो हम इसको आयोनिक बॉन्ड ही मानेंगे, और हम ये नॉर्मली कह देते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे एटम में शेयर हो गया है या डोनेट हो गया है। सो दिस इज अबाउट हमारा आयोनिक बॉन्ड। आई होप के स्टूडेंट लेक्चर समझ आ गया होगा, इसको अच्छे से आपने नोट कर लेना है, एग्जाम्पल्स को आपने ठीक से जो है वो देखना है बुक से भी। अल्लाह हाफिज़।